जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय। जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र की 47 कक्षाएं कर चुके हैं। आज 48वीं कक्षा आपकी लगने जा रही है। अभी तो है क्या? आज आपकी 48वीं कक्षा लग रही है। और आज 4 दिसंबर 2020 की तिथि है। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। कल हम भरत क्षेत्र के चर्चा कर रहे थे। भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, हम लोग भरत क्षेत्र के किस हिस्से में रहते हैं। 24 सूत्र अब तक आपके हो गए हैं। आज की कक्षा का प्रारंभ करने से पहले दिन की भांति हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अब तक के जो 24 सूत्र किए हैं उनका वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर साथ साथ बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी लोग देख देख कर अब 24 सूत्रों का वाचन करेंगे जिससे सही उच्चारण हो। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्रा द्विद्रिवृष्कम्भा पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजन पूर्व अपरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयस्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायाम स्ततर्थ विष्कम्भो हृदः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च
तन्निवासिन्यो देव्य श्रीहृदि कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितः ससामानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरित स्मतन्य मध्यगा दयो दयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्तु परगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्य भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। इस प्रकार से हमने 24वें सूत्र तक कल तक कक्षा में कर लिया था। एक बार जल्दी से पिछले जो कल की कक्षा में हमने किया उसका हम रिवीजन करेंगे। हमने परसों की कक्षा में जम्मू द्वीप की चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि जम्मू द्वीप के 6 पर्वत होते हैं। पर्वतों को क्या बोलते हैं? वर्षधर पर्वत। क्या बोलते हैं? वर्षधर पर्वत। और उन 6 पर्वतों की वजह से उस जम्मू द्वीप के 7 विभाजन हो जाते हैं, यानी कि 7 क्षेत्र बन जाते हैं। उन 7 क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वर्षा क्षेत्र। ठीक है। तो अब इन 7 क्षेत्रों में 14 नदियां बहती हैं, इनके अंदर से निकलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदी बहती है। अब फिर हमने भरत क्षेत्र में देखा कि भरत क्षेत्र के ऊपर पद्म सरोवर है। कौन से पर्वत के मध्य में है ये पद्म सरोवर? हिमवान पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ पर भरत के ऊपर? हिमवान पर्वत। ये पूरा क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक हिमवान पर्वत है। और भरत क्षेत्र कौन सा है? भरत क्षेत्र नीचे वाला है। सरोवर किसके ऊपर है? हिमवान पर्वत के ऊपर है। पद्म सरोवर से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 2 निकलती हैं या 3 निकलती हैं? 3 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन क्षेत्र में 2 ही रहेंगी। ऐसे ही ऊपर वाला जो हिमवान पर्वत के बाद में जो क्षेत्र आएगा, हेमवत क्षेत्र आएगा, वहाँ पर जो नदी निकलेगी पद्म से, जो तीसरी वाली है वो इधर जाएगी, और इसके ऊपर जो सरोवर आएगा वहाँ से ऐसे जाएगी। तो क्षेत्र में तो 2 ही नदी निकलेंगी लेकिन नीचे के सरोवर से यानी पद्म सरोवर से, ऐसे ही सबसे ऊपर का जो सरोवर है पुंडरीक सरोवर है, वहाँ से भी 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। कुल मिला के 6 सरोवर हैं, क्योंकि 6 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत पर 1-1 सरोवर है लेकिन उन 6 सरोवरों से नदियाँ कितनी निकलेंगी? 14 निकलेंगी। तो नीचे वाले सरोवर यानी पद्म से, और सबसे ऊपर यानी कि ऊपर का मतलब यहाँ ऊपर से नहीं है, ऊपर का मतलब है उत्तर दिशा से, है ना। इसी धरातल पर दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र कहाँ पर है? दक्षिण की तरफ। और सीधे सीधे अगर उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो कौन सा क्षेत्र आएगा? ऐरावत क्षेत्र, जिसकी संरचना बिल्कुल भरत क्षेत्र जैसी ही है। बस क्या बन जाएगा? ये गोला जैसे ऐसे आ रहा है, ऐरावत में कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? ऐरावत क्षेत्र। यहां पर कौन सा सरोवर आ जाएगा? जैसे यहां पद्म सरोवर था, तो ऐरावत क्षेत्र में कौन सा सरोवर है? जहां से नदी सरोवर की बात कर रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र में है पुंडरीक सरोवर, है ना। और पर्वत कौन सा है? शिखरी। पर्वत शिखरी आ जाएगा। और सरोवर कौन सा आ जाएगा? पुंडरीक आ जाएगा। वहां पर जो नदी जाएगी वो कैसे जाएगी? एक नदी ऐसे जाएगी और एक नदी ऐसे जाएगी
कौन कौन सी नदी कैसे जाएंगी? रक्ता और रक्तोदा। इधर कौन सी जाएगी? रक्ता और ये रक्तोदा, हमने देखी थी ना जम्मूद्वीप के मैप में। और तीसरी नदी कैसे जाएगी? हाँ तीसरी नदी सुवर्णकुला दूसरी साइड में चली जाएगी। पुंडरीक से हमने 3 नदियां देखी थी कल जो हमने किया था, हमने चार्ट बनाया था। पुंडरीक से एक नदी और निकलेगी, सुवर्णकुला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये भरत क्षेत्र देखा। फिर हमने कल की कक्षा में देखा था कि भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? जम्मू द्वीप का 190वां भाग है, यानी कि निकल के कितना आया? 526 सही 6/19। इसको जब सूत्र फॉर्म में देखा तो कैसा लिखा हुआ है? षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। पंचविंशति, षड्विंशति माने 6 और 20 26। उसके बाद पंचयोजन यानी कि 500 शत लग गया आगे, तो 500 और 26, 526 योजन का विस्तार वाला है। और उसमें साथ में क्या जुड़ रहा है? षट चैकोन विंशति, यानी कि च एकोन का मतलब क्या हुआ? एकोन विंशति माने 19, षट माने 6, भागा योजनस्य, यानी कि 19 में से 6 भाग अधिक है। तो हमने कैसे निकाला? ये 32वें सूत्र से हमने निकाला कि वहाँ आचार्य महाराज ने बताया है कि 190वां भाग है। तो जब उसको डिवाइड करते हैं और जब हम नॉर्मल बिना कैलकुलेटर के जब हम उसको भाग देते हैं तो संख्या कैसे बन जाती है? यही संख्या बन जाती है 526 सही 6/19। तो इतने योजन के विस्तार वाला, विस्तार का क्या मतलब है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये अगर जम्मू द्वीप है पूरा, ये क्या है? जम्बू द्वीप। तो उसमें भरत क्षेत्र का विस्तार, यानी कि विस्तार हमने देखा था कि विस्तार का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है और ना ही क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ये पूरा एरिया स्क्वायर में है ना, यानी कि कितना यहाँ पर जगह है, इसकी बात भी नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं विस्तार में? खाली यहाँ से लेके यहाँ तक की। क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था? 50,000, क्योंकि बीच में क्या होती है? त्रिज्या बोलते हैं। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, बीच में ये केंद्र बिंदु होता है। तो त्रिज्या व्यास से आधी होती है। डायामीटर्स का आधा क्या होता है? रेडियस। रेडियस को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या कितनी है? 50,000। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1,00,000, यानी कि हर दिशा में जो व्यास होगा वो सब 1,00,000 होगा। तो उस 1,00,000 का 190वां भाग है, तो वो कितनी संख्या आई? 526 सही 6/19। उसके बाद हमने समझने की दृष्टि से देखा था कि भरत क्षेत्र जो ये नीचे वाला है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र है, और उसमें 2 नदियां इस प्रकार से बहती हैं और उनके मध्य में एक विजयार्थ पर्वत होता है। ऐसे ही यहाँ ऐरावत में भी विजयार्थ पर्वत है, यहाँ पर बीच में है ना, ये तो सरोवर है। तो विजयार्थ पर्वत के नाम से पर्वत सभी क्षेत्रों में बीच में होते हैं। अब इस विजयार्थ पर्वत की क्या विशेषता है? यहाँ पर विद्याधर मनुष्यों के मकान भवन इत्यादि होते हैं। विद्याधर क्या होते हैं? पहले कई बार बताया है, जिन लोगों को विद्याएं जन्म से होती हैं, जो उड़ सकते हैं है ना, और जो अपने अन्य अन्य रूप बना सकते हैं, उनके पास रोग इत्यादि बहुत कम होते हैं, कष्ट कम होते हैं और अकृत्रिम उनके भवन होते हैं। वहाँ पर भी विजयार्थ पर्वत पे भी बहुत सारे अपने जिनालय होते हैं,
अकृत्रिम है वो सभी भी। तो ये विजयार्थ पर्वत पर मनुष्य ही रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? इस आर्य खंड में रहते हैं। अभी जो हम लोग रह रहे हैं, चाहे भारत देश हो, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, अफ्रीका हो, अंटार्कटिका, ये सारे की सारी जगह और जितने भी हम महासागर, समुद्र इत्यादि बोलते हैं, वो सब कहाँ पर हैं? इस आर्य खंड में हैं। अब इस आर्य खंड में भी हम यहाँ पर कहीं हो सकते हैं, उसका हम एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकते कि किस हिस्से में है। लेकिन ना तो हम इस गंगा तक पहुँच पाते हैं और ना ही इस सिंधु तक पहुँच पाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? विजयार्थ पर्वत कहाँ पर है? भरत क्षेत्र के मध्य भाग में। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 526 सही 6/19 योजन। तो अगर हम मोटा मोटा मान लें कि ये आधा हिस्सा है, ठीक है, तो 526 का आधा कितना हो जाएगा लगभग? बताइए, 526 का आधा कितना होगा? आप सबके पास कैलकुलेटर तो रहते ही है। 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 तिया 6, मोटा मोटा 263 योजन होगा। और ये योजन कौन सा है? महायोजन है या नॉर्मल वाला योजन है? बताइए। महायोजन है। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? महायोजन में 6400 किलोमीटर। अगर 263 को 6400 से गुणा किया जाए तो कितने किलोमीटर निकल के आएंगे? निकाल के बताओ आप। ये क्यों हम निकाल रहे हैं? कि विजयार्थ पर्वत हमसे कितना दूर है, आपको एक अंदाज़ा निकल कर आ जाएगा। 263 को 6400 से गुणा कीजिए, कितना आया? 16,83,200। 16,83,200 किलोमीटर दूर क्या है? 16 लाख यानी कि लगभग 17 लाख किलोमीटर दूर तो क्या है? विजयार्थ पर्वत ही है जहाँ हम लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिसको वर्तमान में विज्ञान संपूर्ण पृथ्वी मानकर बैठा है, संपूर्ण पृथ्वी का इस समय क्या बताते हैं, है ना, 10-12 हज़ार किलोमीटर का ही उसका पूरा की पूरा इस समय पृथ्वी का जो बताया जाता है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी पृथ्वी बताई जाती है आप लोगों को? कुछ हज़ार किलोमीटर की ही पृथ्वी बता दी जाती है ना। 3000 किलोमीटर के 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी तो कन्याकुमारी से लेके हमारे जो कश्मीर तक की है वहाँ है, और भारत से लेके अमेरिका मान लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, या एक छोर में जापान से अमेरिका, ये कुछ हज़ार किलोमीटर की ही पूरी पृथ्वी को अभी वर्तमान विज्ञान समझता है। उसके बाहर भी इस पूरे आर्यखंड में तो हम लोग जैसे मनुष्य जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो बहुत सूक्ष्म को ही पृथ्वी मान कर बैठे हैं, और उसी में ही ये सब लड़ाई झगड़ा, ये आतंक, दंगे सब चल रहा है। हम वर्तमान के साधनों से जितनी दूरी को कवर कर लेते हैं उसी को ही संपूर्ण पृथ्वी समझ लेते हैं। आप लोगों के मन में प्रश्न आता है तो ऊपर रॉकेट भेजे जाते हैं, है ना, अंतरिक्ष विमान जाते हैं, अलग अलग देश ऊपर से रिसर्च करते हैं, वो सब एक मिथ्या, है ना, चल रहा है। और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बस एक वर्तमान में पंचम काल के प्रभाव से अपन जो असली ज्ञान है उसको भूल चुके हैं, और गलत गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं, और बस लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और आगे भी इसी प्रकार बनाया जाता रहेगा। लेकिन हमें सही सही समझना है कि पृथ्वी जो गोल बताई जा रही है वो गोल नहीं है। हमने इसके लिए आपको पहले ही बताया था,
इसको वीडियो के माध्यम से अगर अच्छे से आपको समझना है तो YouTube पे हमारी वीडियो डली हुई है। अर्थ इज फ्लैट के नाम से चैनल के ऊपर कई जगह के शिविर लगाए गए हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जो गोल पृथ्वी ये लोग बताते हैं वो गोल नहीं है, मात्र सूर्य का प्रकाश है। वो चूँकि गोल पड़ता है तो इसीलिए जो भी वायुयान इत्यादि ऊपर से फोटोग्राफ लेते हैं तो वो गोल दिखाई देता है, और बाद में जो एक भूगोल की संरचना बनाई जाती है उसको गोल बना दिया जाता है, जबकि पृथ्वी गोल नहीं है। यान इत्यादि ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते क्योंकि वर्तमान में ईंधन के माध्यम से जाते हैं और ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वापस लौट के आना पड़ता है। तो इसीलिए जहाँ तक उनका ईंधन जाता है वहीं तक उसको पृथ्वी मान लिया जाता है। पहले के काल में बिना ईंधन के पशुओं की सहायता से जाते थे, या फिर विद्याधरों एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर विद्याओं के माध्यम से लोग जाते थे और आयु भी बहुत ज़्यादा होती थी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पहुंच जाते थे। चक्रवर्ती का आपने नाम सुना होगा कि जैसे भरत चक्रवर्ती की कहानी है, आपने जैन पुराणों में प्रथमा नियोग में आदि पुराण इत्यादि में पढ़ी होगी कि चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है। अब वो 6 खंड कौन कौन से होते हैं? खंड क्यों बोले? ये 6 खंड 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 खंडों का राजा होता है चक्रवर्ती। चूँकि विद्याधर नहीं होता तो इसीलिए वो उड़ के यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकता। तो चक्रवर्ती कैसे जाता है? आर्य खंड से पूरे जीतते हुए वो पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है और यहाँ जाता है, और पुनः फिर आर्यखंड में वापस आता है। तो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कैसे जाएगा? बीच में इतना ऊंचा 100 योजन का ऊंचा हमने देखा था। ये जो यहाँ पर ये जो पर्वत है ये कैसा है? हिमवान पर्वत 100 योजन का है। तो ये भी विजयार्थ पर्वत भी बहुत ऊंचा है। यहाँ पर भी इतने लाख किलोमीटर ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो इसके नीचे से सुरंग बनी होती हैं, गंगा और सिंधु के नीचे से क्रॉस करने के लिए विजयार्थ पर्वत को क्या बनी होती हैं? सुरंगें होती हैं। उसको भी चक्रवर्ती ही निकल पाता है। यहाँ पर उसकी देव जो होते हैं वो सहायता करते हैं और वो सुरंग के जो पाट होते हैं उनको खोल देते हैं। तो चक्रवर्ती की जो सेना होती है ना, जिसमें हजारों लाखों हाथी घोड़े इत्यादि होते हैं, वो सारी की सेना यहाँ से निकलकर आगे चली जाती है। ठीक है, चक्रवर्ती और उसकी सेना मलेच्छ खंडों को जीतते हुए वापस पुनः आर्यखंड में आती है। तो जब हम आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखते हैं तो भरत चक्रवर्ती को इन 6 खंडों को जीतने में आपको मालूम है कितना समय लगा था? कितना समय लगा था बताइए। आप सभी लोग इतने दिनों से तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं और भी ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, इतने प्रवचन इत्यादि सुनते रहते हैं, कितना समय लगा था? हैं बताइए मैडम। चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण ले रहे हैं हम, ज़्यादातर उन्हीं की कहानियाँ हम सुनते हैं। इन 6 खंडों को जीतने में 60,000 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लग गए थे? 60,000 वर्ष। और हम लोगों की आयु कितनी है? हम लोगों की तो 100 वर्ष की आयु भी नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही इतने रोग इत्यादि लग जाते हैं। तो 60,000 वर्षों तक तो वो घूम के वापस आर्यखंड में आए थे। और तब तक ऐसा आता है कि आदिनाथ भगवान अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे, उनके दर्शन करके भरत चक्रवर्ती गए थे और वापस आए, तब भी आदिनाथ भगवान उनको वहीं मिले। यानी कि आदिनाथ भगवान की आयु तो और भी ज़्यादा है ना। तो वो सारा की सारा हम और आगे के सूत्रों में उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो अभी हम कहाँ रह रहे हैं? इस आर्यखंड में रह रहे हैं। अभी ये आर्यखंड का जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, विजयार्थ तक भी पहुँचना अपने लिए वर्तमान साधनों से बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि 16 लाख से ज़्यादा किलोमीटर का तो ये विजयार्थ पर्वत ही होता है। अगर हमें वहाँ जाना है तो वर्तमान साधनों को छोड़ करके
हमें पुराने साधनों पर जाना पड़ेगा। हम सीधे सीधे अगर उत्तर दिशा की ओर यहाँ से जाएंगे तो इतने किलोमीटर दूर विजयार्थ पर्वत आएगा, और फिर वहाँ से हम जो है क्रॉस वहाँ से केवल चक्रवर्ती ही क्रॉस कर सकता है। हम देख तो सकते हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो विजयार्थ पर्वत की जो इनको कंदराएं बोलते हैं, यहाँ पर जो श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर विद्याधर इत्यादि मनुष्य रहते हैं। वो मनुष्य ही होते हैं परंतु उनके विद्याएं होती हैं। उसके बाहर ये मलेच्छ खंड होते हैं। ठीक है, आर्यखंड है और मलेच्छ खंड है। जो तीर्थंकर इत्यादि होते हैं वो सभी आर्यखंड में ही जन्म लेते हैं। जो 24 तीर्थंकर होते हैं कहाँ उनका जन्म होता है, कहाँ समुसरण इत्यादि लगते हैं, आर्यखंड में। मलेच्छ खंड में हम जैसे ही मनुष्य होते हैं परंतु वहाँ पर धर्म ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर तीर्थंकरों के समुसरण इत्यादि नहीं लगते है ना। लेकिन चक्रवर्ती वहाँ जाता है और वहाँ की कन्याओं से विवाह इत्यादि भी करता है। उसके बाद मलेच्छ खंडों की कन्याओं को साथ में लेकर के अपने आर्यखंड में वापस आ जाते हैं, ऐसी कथा आती है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि एक वृषभगिरी नाम का पर्वत होता है। वृषभगिरी, ये पर्वत ऊपर वाला जो मलेच्छ खंड है वहाँ मध्य में होता है। जब चक्रवर्ती यहाँ से जीतता हुआ तीसरे नंबर पे मलेच्छ खंड में पहुँचता है तो वृषभगिरी पर्वत पर जब वो पहुँचता है, बहुत विशालकाय एक ये भी अकृत्रिम पर्वत है। यहाँ पर एक ये नियम है कि उसको अपना नाम लिखना होता है। जितने भी चक्रवर्ती अनादिकाल से आते हैं वो सभी अपना नाम लिखते हैं, और जब वो पर्वत पर देखता है कि वहाँ उसका नाम लिखने की भी जगह नहीं है तो उसे क्या करना पड़ता है, किसी भी चक्रवर्ती का नाम उसे मिटाना पड़ता है और फिर अपना नाम लिखना पड़ता है। तब उसका मान खंडित होता है कि जब तक वो ये सब जीत रहा था तो बहुत मान कषाय में रहता है कि मैंने इतने सारे खंडों को जीत लिए, अब पूरे संसार में बस मेरी ही प्रभुता चलेगी, मेरा ही आधिपत्य चलेगा, मेरी ही सरकार चलेगी। और उसके बाद जब वो देखता है कि मेरे से पहले अनादिकाल से न जाने कितने चक्रवर्ती आ गए, कितने चले गए, और कोई भविष्य में चक्रवर्ती आएगा जो मेरा भी नाम यहाँ से मिटा जाएगा, तब जाके उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, और वो धीरे धीरे वापस आगे के खंडों को जीतता हुआ वापस आर्यखंड में आ जाता है। लेकिन अब उसका जब वापस आता है तो जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका होता है। तो ये कथा आपने सुनी होगी, चक्रवर्ती वृषभगिरी पे नाम मिटाता है। वो वृषभगिरी कहाँ पर है, वो वृषभगिरी इस भरत क्षेत्र में इतने लाखों किलोमीटर दूर है। एक चक्रवर्ती होता है और एक आपने और सुना होगा अर्ध चक्रवर्ती होता है। अर्ध चक्रवर्ती क्या होता है, 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना। कुछ चक्रवर्ती होते हैं 12, कुछ अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, और कुछ नारायण, कुछ प्रतिनारायण होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके कामदेव होते हैं। तो इस प्रकार से 63 सलाका पुरुष होते हैं। अर्ध चक्रवर्ती के उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जैसे कृष्ण जी थे, वो क्या थे, नारायण बोलते हैं ना, ऐसे ही लक्ष्मण जी का उदाहरण है, वो भी क्या थे, नारायण थे। तो उनको नारायण को ही अर्ध चक्रवर्ती बोलते हैं। तो अर्ध चक्रवर्ती क्या करते हैं, अर्ध चक्रवर्ती यानी कि जो 6 खंड में से अर्ध वर्ड क्यों आया, वो आधे के राजा होते हैं। आधा कितना हुआ, 6 का आधा, 6 का आधा, तो 3 कौन कौन से, ये और ये नीचे वाले विजयार्थ पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाते। तो जो कृष्ण जी थे तो वो कहाँ तक के राजा कहलाते थे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, है ना। नीचे के 3 खंडों के राजा जो होते हैं, नारायण भी उनको बोल देते हैं और अर्ध चक्रवर्ती भी उनको बोला जाता है। वो लोग भी विजयार्थ पर्वत को ऐसे क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन नीचे ऐसा उदाहरण आया है
कि यहाँ से नीचे लवण, ये नीचे कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र, वो ऊपर तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन देवताओं इत्यादि की या विद्याधरों इत्यादियों की सहायता लेकर के वो नीचे जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य पूरे 2.5 दीप में जा सकता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो कोई अगर उनको दूसरा देव मदद कर दे या विद्याधर उनकी मदद कर दें, तो ऐसा हरिवंश पुराण में उदाहरण आया है कि द्रौपदी को जब अपहरण करके ले जाया गया था, तो लवण समुद्र के भी बाद जो घातकी खंड है वहाँ पर ले गए थे, तो उसको वापस लाने के लिए कृष्ण जी और जो बाकी के अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि थे, वो सभी नीचे लवण समुद्र को भी क्रॉस करके घातकी खंड गए थे और घातकी खंड से उनको वापस लेकर आए थे। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जा ही नहीं सकते, सब लोग, हम लोग भी पूरे 2.5 दीप में मानुषोत्तर पर्वत जा सकते हैं, निषेध नहीं है। परंतु अभी वर्तमान साधनों से हम सोचें कि हम अपनी गाड़ी से चले जाएं या हवाई जहाज से चले जाएं तो ईंधन बढ़वाने की दिक्कत आएगी। हमें प्राकृतिक साधनों से जाना होगा और हमारी इतनी आयु भी होनी चाहिए, जब 60,000 वर्ष में वो इतने से हिस्से को कवर कर पा रहे हैं तो हमारी आयु भी हो। अगर हमें तेज़ी से जाना है तो हमें विद्याधरों की या देवताओं की हमें सहायता लेनी पड़ेगी, या हमें ऐसे कर्म करने होंगे जिससे कि हमारा पुण्य इतना तेज हो कि हम यहाँ स्थित अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। तो आपके समझ में आ गया कि कितना बड़ा है ये आपका आर्यखंड, और छोटे से को हम पृथ्वी समझ रहे हैं, हमें छोटे से हिस्से को पृथ्वी नहीं समझना है। हमें सही सही संरचना 3 लोक की समझ में आएगी, तभी हमारे सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी, और तभी हम, जब हमें पता होगा हम हैं कहाँ पर और हमें जाना कहाँ है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल ध्यान लगाएं, पूजा करें और मंत्र आराधना करते रहें और हम भक्ति तो बहुत करें, और लेकिन ये जो 3 लोक का विषय है, तत्वार सूत्र का जो गहन अध्ययन है, उसको बिना करे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब तक हमने 12 भावनाएं आगे आएंगी उनका चिंतन नहीं किया, उनमें एक भावना सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 लोक का सही सही चिंतन। हमें यही नहीं पता होगा कि हम हैं कहाँ पर और हमें जाना कहाँ है, चतुर्गतियाँ कहाँ कैसे हैं, तो हम उनसे सही सही तरीके से मुक्ति की भावना कैसे कर सकते। तो हमें बहुत डीपली हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा क्षेत्र कैसा है, हम कहाँ पर हैं। इसीलिए इतने आराम से अच्छे से आप लोगों को ये सब 3 लोक का वर्णन 3रे अध्याय के माध्यम से आचार्य महाराज ने समझाया है, नहीं तो वो भी शॉर्टकट में बता देते। उन्होंने एक एक चीज़ इतना डीप में जाके आपको बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आज कोई नया सूत्र नहीं लिया, क्योंकि कल वाले सूत्र में ही आपको व्याख्या कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पर है। विजयार्थ पर्वत अब आपको याद रखना है कि कहाँ पर है। विजयार्थ पर्वत जैसे हमारे भरत क्षेत्र में है, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में है, और ऐसे ही जो बीच में अन्य अन्य जो विदेह क्षेत्र इत्यादि आएंगे, सभी में एक एक क्या होता है, विजयार्थ पर्वत होता है। विदेह क्षेत्र के अंदर 32 क्षेत्र हैं, उन सभी का अलग अलग इसी प्रकार से 5-5 मलेच्छ खंड और एक एक आर्यखंड है। उसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। अब आगे का सूत्र देखते हैं। आपका 25वें नंबर का सूत्र है, आचार्य महाराज यति वृषभ ने तिलोपणति नामक एक ग्रंथ लिखा है जो प्राकृत भाषा में रचित है। उसके बाद आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोक सार नामक ग्रंथ लिखा। उसमें ये सारे 3 लोक के विषय की बहुत ही गूढ़ व्याख्या की गई है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वही हैं
जिनकी प्रेरणा से चामुंड राय ने बाहुबली भगवान की जो श्रवणबेलगोला में है इतनी विशालकाय अनुपम कृति बनाई। तो उनका ज्ञान इतना तीक्ष्ण था कि उन्होंने नेमचंद सिद्धांत आचार्य जी ने चामुंड राय को पढ़ाने के लिए हमारा जो अन्य ग्रंथों की भी रचना करी। जो षटखंडागम जैसे ग्रंथ थे उनके आधार से जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ की उसने व्याख्या करी गई। उसके बाद उन्होंने उसी समय ये त्रिलोक सार ग्रंथ की भी रचना करी और वहाँ पर ये 3 लोक के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप लोगों के पास जब भी समय हो तो आप प्राकृत की कक्षाएं भी करें, उसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे डाली गई हैं और उन्हीं के आधार से 3 लोक के बारे में आप स्वयं से अवश्य अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए 25वें नंबर का सूत्र हम करते हैं और अब आपको इस उदाहरण के बाद में धीरे धीरे आगे के सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, तद द्विगुण, फिर से द्विगुण, विस्तारा, वर्षधर वर्षा विदेहांता, क्या मतलब हुआ? विसर्ग लगेगा इसके बाद। 24वें सूत्र के आगे चल रहे हैं। 24वें सूत्र में क्या बताया था? भरत क्षेत्र का विस्तार बताया था 526 सही 6/19 24वें सूत्र में। उसके बाद 25वें सूत्र में सीधे सीधे कह दिया तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा। तद माने उसके आगे, द्विगुण माने दुगना, फिर द्विगुण माने दुगना, दुगना दुगना, विस्तारा माने ये जो विस्तार है, ये जो विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये जम्मू द्वीप से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक दुगना दुगना विस्तार होगा। किसका? वर्षधर किसको बोला था? पर्वत को। और वर्षा किसको बोला था? वर्षा क्षेत्र, है ना। इसलिए आचार्य महाराज ने पहले ये शब्दों का प्रयोग किया था, वर्षधर पर्वत और वर्षा क्षेत्र। यहाँ वर्षा का मतलब जो रेन होती है, बारिश होती है, उससे नहीं है, ना ही वर्ष का मतलब जो ईयर होते हैं उससे भी नहीं है, साल से नहीं है। वर्षधर माने वर्षधर पर्वत और वर्षा माने वर्षा क्षेत्र। इन शब्दों का प्रयोग पिछले सूत्रों में आचार्य महाराज ने किया है। 11वें सूत्र में वर्षधर पर्वत का प्रयोग किया है और 10वें सूत्र में वर्षा क्षेत्र का। ठीक है, वर्षधर वर्षा विदेह अंता, यानी कि ये जो दूने दूने होंगे कहाँ तक होंगे? अंत माने अंत तक, विदेह के अंत तक। उसके बाद क्योंकि वृत्ताकार संरचना है तो विदेह के बाद दूने दूने नहीं होंगे। ये चीज़ हमने पहले जब मैं बनाया था पहले ही बताई थी, लेकिन आचार्य महाराज ने सूत्र के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया है जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, है ना। आपके पास जो आपने जम्मूद्वीप का मैप बनाया था इसी प्रकार से बनाया था कि जो ये आपका भरत क्षेत्र है इसका दूना अगला वाला क्षेत्र नहीं है। इसका दूना क्या है? इसके बाद जो पर्वत आएगा, भरत के बाद पर्वत कौन सा आएगा? हिमवान पर्वत। हिमवान पर्वत के बाद क्षेत्र कौन सा आएगा? हेमवत क्षेत्र। उसके बाद फिर पर्वत आएगा महाहिमवान पर्वत, है ना। क्षेत्र से दूना सीधे सीधे क्षेत्र नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? उसके अगले वाले का भी दूना होगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने शब्द का क्या प्रयोग किया? वर्षधर वर्षा, क्रम से। जैसे कि जम्मू द्वीप से दूना
क्या था? लवण समुद्र था। और लवण समुद्र का दूना था अगला वाला घातकी खंड, ना कि जम्मू द्वीप से दूना घातकी खंड कोई बोले। ऐसा है क्या? उसके बीच में जो समुद्र आया है उससे दूना है। ऐसे ही यहाँ पर क्षेत्र के बाद जो पर्वत आया है, पर्वत से दूना क्षेत्र है, फिर क्षेत्र से दूना पर्वत है, फिर पर्वत से दूना क्षेत्र है। और कब तक चलेगा ये? विदेह अंता, विदेह तक चलेगा। लेकिन जब हम अपना मध्यलोक की बात करेंगे तो उसमें जम्मू द्वीप के बाद जब जाएंगे तो वो कोई अंत नहीं है, वो तो दूने 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 स्वयं बृहद समुद्र तक होते चले जाएंगे। वहीं जाकर पृथ्वी चतुष्कोण भूमि के बाद खत्म हो जाएगी। वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो चूड़ी के आकार की संरचना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूने दूने होते चले जाते हैं। यहाँ पर कहाँ तक दूने होंगे? विदेह अंता, विदेह तक दूने होंगे। उसके बाद क्या होगा? आधे आधे होते चले जाएंगे। और कहाँ तक आधे होंगे? यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? ऐरावत तक आधे आधे होंगे। इन्होंने सीधे सीधे एक सेंटेंस में इस बात को बता दिया। तद यानी कि उसके बाद, यानी उससे, द्विगुण द्विगुण, दूना दूना, विस्तारा माने विस्तार वाले। अब 526 से ही 6/19 का दूना कर लेंगे हम, है ना। उसके बाद वर्षधर और फिर वर्षा, विदेह अंता, विदेह क्षेत्र तक, विदेह क्षेत्र के अंत तक, विदेह क्षेत्र पर्यंत तक भी इसको बोल सकते हैं। तद माने उससे, यानी पिछले सूत्र में भरत क्षेत्र की बात करी थी, तो भरत क्षेत्र से दूने दूने, विस्तारा माने विस्तार वाले हैं। वर्षधर यानी कि वर्षधर पर्वत, पर्वत पहले इसलिए लिया क्योंकि क्षेत्र के बाद हिमवान पर्वत आएगा, तो इसलिए पर्वत। और उससे दूना क्या है? वर्षा क्षेत्र। रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं, वर्षधर शब्द का प्रयोग सूत्र 11 में किया है और इसका प्रयोग सूत्र 10 में किया है। विदेह अंता यानी विदेह क्षेत्र पर्यंत तक, यानी कि उसके अंत तक। क्या बना इसका अर्थ? अर्थात विदेह क्षेत्र पर्यंत तक सभी पर्वत व क्षेत्र क्रमशः भरत क्षेत्र से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, है ना। भरत क्षेत्र के बाद कौन सा पर्वत है? हिमवान पर्वत। अन्य शब्दों में हिमवान, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, विस्तार की, चौड़ाई की, यानी कि ये जो है इसके बाद में जो उसकी दूरी है वहाँ की बात करें। अन्य शब्दों में
हिमवान पर्वत का विस्तार भरत क्षेत्र से दूना है। हिमवान के बाद कौन सा आता है? हेमवत क्षेत्र का विस्तार हिमवान पर्वत से दूना। ये कब तक चलेगा? विधेय तक चलेगा। विधेय के बाद क्या है? यह क्रम विधेय क्षेत्र तक चलता है। उसके बाद फिर आधे आधे होकर के ऐरावत क्षेत्र तक का विस्तार है। यह क्रम विधेय क्षेत्र तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा? आधे आधे होने लग जाएंगे। उसके बाद क्रमशः आधे आधे होते जाते हैं और क्या होगा फिर? ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के समान होता है और अंत में जो ऐरावत क्षेत्र उत्तर दिशा में आएगा, ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के समान है। आ गया समझ में? हेमवत आपका हिमवान से दूना हो जाएगा, हिमवान भरत से दूना, विधेय तक चलेगा, फिर आधे आधे होंगे और ऐरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र के समान हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिससे हमें ये वाला सूत्र और आपका जो 32वें नंबर का सूत्र है उन दोनों की सहायता लेकर हम देखेंगे कि 190वां भाग बताया था तो ये पूरा ये विस्तार 1 लाख बनता है कि नहीं बनता है। ये मिटा दें, ये आपके समझ में अच्छे से आ गया है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप बनाने जा रहे हैं आप, तो उससे आप परीक्षण कर सकते हैं कि आचार्य महाराज का ज्ञान आपके ज्ञान से कम है या ज़्यादा है ना। परीक्षा भी तो करनी चाहिए, जैसे हम हर चीज़ों की परीक्षा करते हैं ऐसे यहाँ पर हमें परीक्षा करनी है कि आचार्य महाराज ने एक तरफ बता दिया कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, फिर एक बार कह दिया कि वो भरत क्षेत्र भाई 1 लाख योजन से 190वां भाग है जम्बूद्वीप का, फिर एक सूत्र में कह दिया कि भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से 6/19 है, फिर कह दिया एक सूत्र में कि भरत क्षेत्र से डबल डबल करते चले जाओ तो विधेय तक चले जाओ, उसके बाद आधा आधा करते चले जाओ। तो ये सारा मिला के अब ये 3-4 सूत्रों को हम परीक्षा करेंगे कि सभी सूत्र कसौटी पर सही उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि आचार्य महाराज का ज्ञान जो इतने सूक्ष्म सूत्रों में हम बना रहे हैं वो कितना है। और हम सोच रहे हैं कि वर्तमान समय में इतने इतने विद्वान लोग हैं और वो इतने इतने परीक्षण करते हैं और उनको हम वैज्ञानिक मानते हैं, उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां दे देते हैं और हम देखते हैं आचार्य महाराज को कौन सी डिग्री दी जानी चाहिए उनके ज्ञान के आधार पर। चलिए एक कैलकुलेशन छोटी सी करते हैं समझने के लिए। हम पहले लिखेंगे क्षेत्र या पर्वत, दोनों आएंगे इसमें, क्षेत्र भी आएगा
और पर्वत भी। ठीक है, और फिर उसका हम योजन में विस्तार, है ना, विस्तार लिखेंगे जो सूत्र में बताया। बताइए भरत क्षेत्र का कितना है, एक एक करके सबसे पहले हम अब याद करेंगे। पहले लिखेंगे हम एक एक करके क्षेत्र आपने याद किए थे। क्या था? भरत के बाद कौन सा क्षेत्र था? हेमवत। थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि बीच में हमें पर्वत भी डालने हैं। हेमवत के बाद कौन सा क्षेत्र है? याद हो गए आपको, बहुत अच्छी बात है। हरि। हरि के बाद कौन सा है? विदेह। विदेह के बाद कौन सा क्षेत्र है? फिर हम आधे आधे होते चले जाएंगे। रम्यक। रम्यक के बाद कौन सा है? हैरण्यवत। उसके बाद ऐरावत। ये सब क्या है? क्षेत्र। पहले हमने सारे क्षेत्र लिख लिए। ठीक है, कितने क्षेत्र हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम क्या लिखेंगे? हमने इन 6 क्षेत्र किस वजह से हुए? इन सबके बीच में 6 पर्वत हैं। अब पर्वत कैसे हैं नंबर से? हिमवान। दूसरा पर्वत कौन सा है? महाहिमवान। तीसरा पर्वत कौन सा है? महाहिमवान के बाद निषद। निषद के बाद कौन सा पर्वत है? नील। फिर रुक्मी। फिर अंत में, अभी यहां पर हम सरोवरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी खाली क्या चेक कर रहे हैं हम? दूना दूना विस्तार, है ना। और एक का विस्तार बता दिया, 190वां भाग है यानी 526वां है। और सबका टोटल आचार्य महाराज ने बता दिया था कि सबका टोटल मिला के कितना है। जब मुद्दीप के अंदर सारे क्षेत्र आ गए तो सबका टोटल कितना है ना। हम गणित ऐसी करते हैं ना, हमें टोटल विस्तार आचार्य महाराज ने बता दिया है कि भाई टोटल 1 लाख आना चाहिए। टोटल पहले बता दिया है आपके लिए, आंसर दे दिया। उसके बाद कह दिया कि पहला 526 से ही 6/19 है ना। पहले का क्या बता दिया? योजन में इतना है। फिर कह दिया कि सब दुगने दुगने हैं और आपका टोटल 1 लाख आना चाहिए। ये आंसर उन्होंने दे दिया है। अब हम चेक करते हैं कि भाई आंसर सही है कि नहीं है। दूना 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 करके हम जोड़ के देखेंगे कि वो 1 लाख की संख्या आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इसका मतलब पूरी जो अकृत्रिम संरचना है वो बिल्कुल सही है। नहीं आ रही है तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 526 से ही 6/19 का मतलब दूसरा क्या बताया 32वें सूत्र में? 1 लाख को 190 से डिवाइड किया तो कितना बन गया था? ये बन गया था। इसका दुगना, ये क्या है? हिमवान पर्वत। और ये सब क्या है? ये पर्वत हैं। ठीक है, ये सब हमें ध्यान रखना है कि ये दूने दूने होते चले जाएंगे।
1,00,000 डिवाइड बाई 190, ये संख्या आ गई। इसमें गुणा 2 करना है। हिमवान इसका क्या है दूना है, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 190 को दुगना करेंगे तो क्या बन जाएगा 2,00,000। क्या बन जाएगा, और इससे दुगना क्षेत्र का करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 का दुगना। इतने तो पहाड़े आपको पढ़े होंगे बचपन में, 2 का पहाड़ा याद है ना। तो देखिए कितना आसान पहाड़ा है। 4 का दूना महाहिमवान, तो कितना हो गया, हरी कितना हो जाएगा 8 का दूना, निषद कितना हो जाएगा 16 दूनी विधेय अंता। यहां पे आकर रुक जाना अब एकदम से। 32 का दूना, क्या बोला आचार्य महाराज ने, ये दूने दूने कहां तक हो रहे हैं, देखिए दोबारा से सूत्र में 25 नंबर में विधेय अंता, विधेय तक दूने होंगे। फिर क्या कहते हैं, अब इसके बाद कितना हो जाएगा नील, हाँ अब यहां पर आधा नहीं होगा, इसके बाद नील और निषद दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर बराबर। अब आधे आधे होने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये उसके बाद रम्यक और हरी बराबर हो जाएंगे। 32 का आधा 16, उसके बाद रुक्मी किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा महाहिमवान। 16 का आधा 8,00,000 डिवाइड बाई 190। उसके बाद हिरण्यवत किसके बराबर आ जाएगा, हेमवत के। हिरण्यवत कितना हो जाएगा 4,00,000 डिवाइड बाई 190। शिखरी किसके बराबर हो जाएगा, ये ब्लैक से लिखना था, ये 4,00,000। उसके बाद ये और ये कितना हो जाएगा ऐरावत क्षेत्र 1,00,000 डिवाइड बाई 190। अरे ये ब्लैक से लिखना था। एक लाख। अब आप इन सब का टोटल कर लीजिए। ये संख्या और ये संख्या दोनों कैसी हैं 526 सही 6/19। ऐरावत की और भरत की। आप क्या आ रहा है ना समझ में। अब आप जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए। अब इन सब का टोटल कर लीजिए। कितना बनेगा 2 और 1 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 16 15 और 16 31। फिर उसमें 32 जोड़ा तो कितना आया 63। फिर 64 जोड़ लिया 120 127। फिर 32 जोड़ा 159। फिर 16 जोड़ा 175। फिर 8 जोड़ा 183। फिर 4 जोड़ा 187। फिर 2 जोड़ा
189, फिर एक जोड़ा तो अब देखिए कमाल कितना बन गया, 190 के आगे लाख, फिर डिवाइड बाई 190। 190 लाख को 190 से डिवाइड करो, क्या आएगा? इसका मतलब कैलकुलेशन ठीक है। इसका मतलब भरत क्षेत्र से दूने दूने हो करके ये सारे अंत में 1 लाख कैसे बन गए? ये जम्मू द्वीप का ये विस्तार था, ये कितना है? 1 लाख। और ये जो है लास्ट में ये कितना है? 1 लाख का 190वां भाग, है ना। इसका मतलब सारी कैलकुलेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो हमारा जो भरत क्षेत्र है ये इतना छोटा है। अगर आपको यहाँ मध्य में सुमेरु पर्वत तक जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लग सकता है। तो बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आ गया समझ में? ये दूने दूने होते चले जाएंगे, क्षेत्र के बाद पर्वत, पर्वत के बाद क्षेत्र, क्षेत्र के बाद पर्वत, फिर क्षेत्र, इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए एक सूत्र और करते हैं, इससे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपने आप में, कितनी बढ़िया मैथमेटिक्स है ये। 190 को जब 190 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है संख्या? 90, 19 से 19 कट जाएगा 190 से, ये 190 कट गया तो क्या रह गया? 1 लाख रह गया। इसको अगर आपको करके देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं आप यहाँ पर 190 लाख डिवाइड बाई 190, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1 लाख। जो जम्मू द्वीप का विस्तार पहले बताया था कि 1 लाख योजन का है, तो इस प्रकार से संख्या आ जाती है। चलिए 25वां सूत्र देखते हैं। आ गया 24वां सूत्र आपको अच्छे से समझ में? वो 25वां सूत्र आ गया। अब हम 26वां सूत्र करेंगे, उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तरा दक्षिण तुल्या, यानी कि जो उत्तरा दक्षिण तुल्या, ये दिशा कौन सी थी नीचे की? दक्षिण। भरत क्षेत्र कहाँ पर था? दक्षिण में था। ये उत्तरा दक्षिण तुल्या, एक लाइन में बात कर दी कि यहाँ से जब आधे आधे होते चले जा रहे हैं तो जो विदेह के बाद में अब उत्तर दिशा प्रारंभ हो जाएगी। विदेह क्षेत्र मध्य में आ गया, तो ये जो उत्तर की तरफ हम जा रहे हैं तो दक्षिण तुल्या, तुल्या माने उसके समान है। तुल्या का मतलब क्या होता है? कई बार आप बोलते हैं ना कि एक तुल्य हैं, एक जैसे हैं, यानी कि उत्तर के जो क्षेत्र हैं वो दक्षिण के जैसे ही हैं। उत्तर के जो क्षेत्र और पर्वत, यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात करेंगे। उत्तर दिशा के क्षेत्र एवं पर्वत सभी, दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा के तुल्या माने एक तुल्य, यानी कि एक समान। अब यहाँ पे विस्तारा वर्ड यूज नहीं किया है तो उससे हम क्या निकालेंगे कि विस्तार वाले हैं। जैसे कि बिल्कुल बोलते हैं ना हम जब
कि दो वृत्ताकार संरचना बनाई तो दोनों एक जैसी हैं, है ना, उसकी फोटोकॉपी है, बिल्कुल बराबर हैं। यानी कि विधेय क्षेत्र, अभी उत्तर का मतलब क्या है कि विधेय अंता तक बोल दिया था सूत्र। विधेय अंता, विधेय के बाद में क्या होगा कि इसके बाद उत्तर के जो क्षेत्र हैं वो दक्षिण के जैसे ही होंगे, अर्थात जो विधेय क्षेत्र के बाद के क्षेत्र हैं, विधेय क्षेत्र के विधेय क्षेत्र मध्य में आ गया, उसके उत्तर के जो क्षेत्र व पर्वत हैं, विधेय क्षेत्र के उत्तर दिशा की ओर के क्षेत्र व पर्वत दक्षिण दिशा के क्षेत्र व पर्वतों के समान हैं, समान विस्तार वाले हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, समान विस्तार वाले हैं। विस्तार बता रहे हैं ना पिछले में, तभी हमने इनको आधे आधे करते चले गए। अब हम कैसे निकालेंगे इसको उदाहरण के तौर पर, अन्य शब्दों में कैसे देखेंगे हम, भरत क्षेत्र का विस्तार ऐरावत क्षेत्र के बराबर है। भरत क्षेत्र किसके बराबर है, एक तुल्य ऐरावत के। और हेमवत क्षेत्र किसके बराबर है, हैरण्यवत के। ये कौन सा है, ये दक्षिण है, और ये उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं, है ना। हेमवत किसके बराबर है, हेमवत दक्षिण में है, और ये उत्तर में हम पहुंचे तो हैरण्यवत। पर्वतों की बात करें तो भरत के बाद दक्षिण में कौन सा पर्वत है, ये दक्षिण दिशा में ही आएगा ना, नीचे की तरफ हिमवान। ये किसके बराबर है, हिमवान पर्वत यहां पर किसके बराबर है, शिखरी। और हेमवत के बाद कौन सा पर्वत है, महाहिमवान। ये किसके बराबर है, रुक्मी। महाहिमवान पर्वत किसके बराबर है, रुक्मी के बराबर है। इसी क्रम में आगे आगे आप समझ लीजिए, हरि किसके बराबर हो जाएगा, रम्यक के। निषद किसके बराबर हो जाएगा, नील के। और विधेय किसके बराबर हो जाएगा, विधेय के तो दो बार है ही नहीं, विधेय क्षेत्र तो एक बराबर ही है। विधेय क्षेत्र में यहाँ पर जो विधेय क्षेत्र है इस प्रकार से, तो वहाँ क्या होता है, इसको पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम। इसमें ऊपर और नीचे का भेद नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें क्या होगा, उत्तर और दक्षिण का भेद हो जाएगा। यहाँ विधेय में क्या हो जाएगा, पूर्व और पश्चिम का। आ गया समझ में आपके। इसी क्रम में आगे यहाँ नीचे लिख दीजिए, इसी क्रम में आगे के क्षेत्र व आपके ये दो सूत्र हो गए आज की कक्षा में।
अगली कक्षा में भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो आर्यखंड है वहाँ पर उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल क्या होता है, ये अच्छे से आपको कल की कक्षा में अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। समझ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब जम्बूद्वीप का पूरा नक्शा। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए तत्वार सूत प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।